नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज हम लोग लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए 68वीं बीपीएससी के लिए। ये काफ़ी लाभदायक होगा और उसके अलावा अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो सारी एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐहोले शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? ऐहोल इंस्क्रिप्शन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलेश्किन टू। पुलेश्किन द्वितीय से ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो था वो पुलेश्किन टू से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुइजुद्दीन मोहम्मद वॉज पॉपुलरली नोन एज। मुइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को मुइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, उनका ये लोकप्रिय नाम था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज फ्रांसिसो डी अल्मीडा? फ्रांसिसो डी अल्मीडा कौन थे? तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के। जो पुर्तगालियों के पहले गवर्नर भारत में जो बने थे वो थे फ्रांसिसो डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा राजधानी थी अंग की। अंगा की राजधानी चंपा थी। टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें से एक चंपा थी और उसकी राजधानी अंगा थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेसोलिथिक साइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं ये मेसोलिथिक साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा ई। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता दूं। देखिए आलमगीर पुर जो है वो सबसे हड़प्पन साइट की सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है वो आलमगीर है। रोपड़ जो पंजाब में है, यहाँ पे वेटलैंड भी है रोपड़ में, तो रोपड़ भी एक हड़प्पन साइट है। लेकिन दसलपुर और मांडा ये जो दो जगह हैं ये हड़प्पन साइट्स नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। दर्शन में किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी सैल्वेशन कैन अटेन ओनली थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय। न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी ये प्रोपोगेट करता है कि सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। दर्शन के किसी मत के अनुसार ज्ञान की अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइक विद्रोह कब हुआ था? पाइक रिबेलियन, व्हेन डिड पाइक रिबेलियन हैपन? ये कब हुआ था? तो 1817 में पाइक रिबेलियन हुआ था, 1817 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक साजिश कहा गया था? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज कॉल्ड एज अ कॉन्स्पिरेसी बाई। तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने ऐसा बताया था कि जो 1857 की विद्रोह है ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक षड्यंत्र रचा गया है हिंदू और मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए। तो जो हिस्टोरियंस थे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इनका ये मानना था कि 1857 का जो विद्रोह है वो महज एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर। भारत में पहला जूट मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1855 में भारत में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था, 1855 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही मिलन का चयन करें। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लॉर्ड रीडिंग दिया हुआ है, चौरी चौरा घटना। जी हाँ, चौरी चौरा घटना 1922, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, कर्जन 1905 में हट गए थे। अगला है अरविन पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ है 1932 में, अरविन हालांकि 31 में थे।
और वेवल के समय पे क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जो इसमें से सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, वो हैं लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई है। लॉर्ड रीडिंग उस समय मौजूदा वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत श्रमजीवी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द एडिटर ऑफ द जर्नल भारत श्रमजीवी? तो इसका आंसर हो जाएगा शशिपदा बैनर्जी। शशिपद बैनर्जी भारत श्रमजीवी के एडिटर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन। तो औरंगजेब के 3 भाई थे, उन्होंने दारा शिकोह और उन्होंने लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब एंड दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो अकबर, व्हेन डिड अकबर मर्ज बिहार एंड बंगाल इन हिज एम्पायर? तो ये है 1576। 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में साथ मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले घटित हुआ था? सबसे पहले कौन क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हुआ था सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट? तो खानवा दिया हुआ है, घाघरा दिया हुआ है, चौसा दिया हुआ है, कन्नौज दिया हुआ है। सबसे पहले हुआ था खानवा। कब हुआ था? 1527 में। 1527 में हुआ था खानवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? Who was executed on the order of औरंगजेब? Which Sikh Guru was executed on the order of औरंगजेब? औरंगजेब के कहने पे तो गुरु तेग बहादुर को दी गई थी। ये 9th गुरु थे, ध्यान रखिएगा। टोटल जो 10 सिख गुरुज थे उसमें से 9 सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाबित संबंधित थे। जवाबित विद रिलेटेड टू, ये किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो धार्मिक कर से, कृषि कर से, राज कानून से या मनसब प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा राज कानून से, यानी स्टेट लॉज। जवाबित वॉज रिलेटेड टू स्टेट लॉज। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? अब देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे शाहजहाँ भी मारे और शिवाजी भी मारे, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तुकाराम इन तीनों के समकालीन थे, तो आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जहांगीर के भी कॉन्टेम्परेरी थे, शिवाजी के भी कॉन्टेम्परेरी थे, शाहजहाँ के भी कॉन्टेम्परेरी थे तुकाराम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल। अगला देख लेते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। दादा भाई नौरोजी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित थे? अब इसका आंसर यहाँ पे भी देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है। जेबी कृपलानी भी संबित थे और रामनवमी प्रसाद भी संबित थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 में, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना के गोल घर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1786 में। पटना का गोल घर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में 86 में स्टार्ट किया गया था और फिर कॉर्नवालिस के समय पे कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर कंप्लीट किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत जोड़ का चयन करें। गायकवाड़, बड़ौदा, भोंसले, पूना, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर। अब देखिए सिंधिया ग्वालियर बिल्कुल सही है, होलकर इंदौर के थे, ये बिल्कुल सही है, गायकवाड़ बड़ौदा के थे, और भोंसले जो थे ये नागपुर के थे, पुणे के नहीं थे, नागपुर के थे। और पुणे के कौन थे? पेशवाज थे, पुणे के पेशवाज थे, भोंसले थे नागपुर के। अगला देख लेते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह की अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था? तो ये किसके खिलाफ लड़ा था? कैप्टन ली ग्रैंड, कैप्टन ली ग्रैंड के खिलाफ लड़ा था आखिरी युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 1918 में बम्बई के कांग्रेस से विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड द स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अगस्त 1918 इन बॉम्बे? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन 1918 में बॉम्बे में कंडक्ट कराया गया था, उसकी अध्यक्षता की थी सर हसन इमाम ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस जिले से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे?
In which district of Bihar the inmates went on a naked strike during the civil disobedience movement? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नग्न स्ट्राइक पे चले गए थे, नेकेड स्ट्राइक पे चले गए थे। तो ये छपरा जेल के जो कैदी थे वो लोग एक हड़ताल पे चले गए थे जिसमें उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किया? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा पे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये तुगलक वंश का। गाजी मलिक वॉज अ फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? गाजी मलिक वॉज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है, नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो देखिए, एक द्विदशीय विधेयक का ये है प्रांतीय संहिता, ये भी है, ये हो गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये हो गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल कोड भी किया गया था, प्रांतों और केंद्र में डुअल सेशन, मतलब कि केंद्र में डुअल सेशन, डायरकी इन प्रोविंसेस एंड द सेंटर, ये दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये चीज़ नहीं थी, डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इन द सेंटर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए किस अखबार को रातों रात अंग्रेज प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश फॉर्मेट टू एस्केप द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाई गई थी, तो कौन से ऐसे अखबार ने उसको कन्वर्ट कर लिया था रातों रात अंग्रेजी में, ताकि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंडर में ना आ सके? तो ये है केसरी। केसरी किसके द्वारा निकाला जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये अखबार निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? अब देखिए, हंटर आयोग, दो हंटर आयोग गठित किए गए हैं, आपको बता दूं, एक 1882 में, एक 1919 में। 1882 वाला था वो एजुकेशन के लिए था, एजुकेशन के लिए, और जो 1919 में था वो जलियांवाला बाग के लिए था। ठीक है, तो दो हंटर कमीशन आज तक सेटअप किए गए हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो हंटर कमीशन, जिसमें यहाँ पे जिस चीज़ की जिक्र है 1882 वाले की जिक्र है, तो ये प्राथमिक शिक्षा, फॉर प्राइमरी एजुकेशन इसको लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए इस हंटर एजुकेशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एक एक्का आंदोलन हुआ था? What was the main issue for peasant discontent which led to एक्का मूवमेंट? एक्का मूवमेंट किस वजह से हुआ था? तो ये सारे ही रीजंस थे। शेयर लगान की प्रथा, राजस्व संग्रह में प्रभारी ठेकेदारों तथा उत्पीड़न, उच्च लगान दर्ज मान्य दरों से 50% अधिक, भूमि अधिकारों का अनुमूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्का मूवमेंट वॉज द रीजंस ऑफ ये प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स, ऑपरेशन बाय ठेकेदार इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, हाई रेंट्स 50% हाइयर देन द रिकॉर्डेड रेट्स, और एबॉलिशमेंट ऑफ लैंड राइट्स। ये चारों ही चीज़ थे, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा ये योजना बनाई गई थी? Who said that the Congress movement was neither inspired by the people, nor devised, nor planned by them? तो ऐसा कहना था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय जो कि सेफ्टी वॉल थ्योरी में, कांग्रेस के जो फॉर्मेशन की जो थ्योरीज दी जाती हैं, बहुत डिफरेंट थ्योरीज दी जाती हैं, तो लाला लाजपत राय बिलीव करते थे कि ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है, ये एक सेफ्टी वॉल जनरेट किया गया है ब्रिटिशर्स और लॉर्ड डफरिन के द्वारा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक लाला लाजपत राय ने बोला था कि दिस इज नॉट इंस्पायर्ड बाय द पीपल, नॉट डिवाइस, नॉट प्लान्ड बाय देम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1940 में शुरू एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया था? हु ऑफ द फॉलोइंग followed Shri Krishna Singh as second satyagrahi in Bihar during the individual satyagraha started in
1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में स्टार्ट किया गया था। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले तो श्री कृष्ण सिंह थे, वो तो बता ही दिया गया है, लेकिन दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इस बार भी आपने देखा होगा कि आयोग ने सिविल इंडिविजुअल सत्याग्रह से क्वेश्चंस पूछे थे, और इस बार क्वेश्चन आ गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो अभी हम लोगों को इसमें देखना है, इसमें है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये थे दूसरे सत्याग्रही। पहले जो सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह को फॉलो किया था अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, ये थे दूसरे सत्याग्रही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव में कौन कौन संबंधित थे? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज रिलेटेड फॉर स्टार्टिंग अ सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था, लेकिन अली इमाम, नंदकिशोर लाल, महेश नारायण, इनका भी काफ़ी बड़ा रोल था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई चला जाएगा। लेकिन जो सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे मेन रोल किसका था, सबसे मेन रोल, डिसाइसिव रोल किसका था, तो उसमें हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा ही डालेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग ई ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बार ई ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए बीपीएससी ने, इस बार बीपीएससी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम लोग ई ऑप्शंस को इस बार चाहेंगे कि ना से ना रहें, सो दैट कि अगर इस बार नहीं रहते हैं तो अगले बार से उसको हम लोग कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। तो मेरी जो अंदाज कहती है, मेरी जो आंकलन कहती है कि इस बार ई ऑप्शंस पे बीपीएससी का जोर नहीं रहेगा, उनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि ई ऑप्शन जितने जल्द हट सकें हटा दें। अगला देखते हैं, सिक्की ग्रास की सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सिक्की ग्रास विच इज फेमस फॉर मेकिंग सिक्की क्राफ्ट इन बिहार? तो इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं सिक्की ग्रास को? वेटेवर ग्रास। सिक्की ग्रास से जो बने हुए जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक रिकग्निशन भी मिली है इंडिया लेवल पे। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं वेटिवर ग्लास, वेटिवर ग्लास, VETIVER, वेटिवर ग्लास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्रता अस्तित्व में आया था? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड कम इंडिपेंडेंट इनटू एग्जिस्टेंट इन 2001? तो ये पूछा जा रहा है कि एक तरह से पूछ रहा है कि बिहार का जो सबसे लेटेस्ट जिला है जो बना है वो कौन है? तो अरवल है सबसे लेटेस्ट। अभी बिहार में टोटल 38 जिले हैं, 38वां जिला जो सबसे आखिरी में जो जिला बना है वो कौन सा है? अरवल है। 39वां कौन होने वाला है? तो बाढ़ होने वाला है, उस पर भी बात चल रही है कि बाढ़ को भी एक जिला घोषित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे 38 जिले हैं, तो 38 जिला में 38वां जिला कौन सा है जो 2001 में बना था? तो अरवल बना था। कब बना था? 2001 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कंपनी को जुलाई 2021 में भारत के स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल का लाइसेंस प्राप्त हुआ? Which company has received a license in July 2021 from the Drugs Controller General of India (DGCI) for manufacturing of Sputnik vaccine? स्पुतनिक वैक्सीन कहाँ की है? तो ये रशिया की वैक्सीन है, ठीक है। स्पुतनिक ये रशिया की वैक्सीन है, ये आप नाम से भी जान सकते हो, स्पुतनिक नाम से भी जान सकते हो। पहला जो रशिया ने एयर स्पेस क्राफ्ट भेजा था उसका नाम भी स्पुतनिक रखा था। तो ये किसको दिया है? पैंसिया बायोटेक को, पैंसिया बायोटेक को इसका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? द डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट और ग्रीन पास दैट वाज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू। अब इनमें से कौन दे रहा है? तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए नहीं, एफडीए के द्वारा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रीन पास इशू कर रहा है? नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA नहीं, ये भी नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट लॉन्च किया है, ग्रीन पास ये लोग इशू कर रहे हैं, सो दैट की जो आवाजाही है वो आराम से हो सके, उसमें दिक्कत ना आए, इस वजह से उन्होंने किया है। अब क्या है, मधुसरीय जलवायु विश्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेडिटेरियन क्लाइमेट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड? अब ये देखिए, एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो इंग्लिश में हैं, जैसे ये मेडिटेरियन यहाँ पे लिखा हो, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें हिंदी में थोड़ा सा मुझे शायद प्रोनाउंसिएशन में मैं गलती कर दूं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है वो पाया जाता है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में पाया जाता है इस तरह का क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में किस भाग में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, तो ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अंडमान में, साउथ अंडमान में ये स्थित है।
अगला देख लेते हैं, टॉन्स नदी किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच इंडियन रिवर? तो टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना का ट्रिब्यूटरी है टॉन्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वुलार झील भारत के किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में क्या है? वुलार झील क्या है? तो फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये कहाँ है? पीर पांजल रेंज और धौलाधार, पीर पांजल और धौलाधार के बीच में वुलार लेक जम्मू एंड कश्मीर में आपको पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। 1931 में जातीय जनगणना आखिरी समय करवाया गया था अंग्रेजों के समय में। उसके बाद से जातीय जनगणना कभी भी हमारे देश में नहीं कराया गया है। 2011 में कराया गया था, पर उसकी जो डेटाज आए हैं वो बिल्कुल ही फ्लॉड है, तो उस डेटा पे रिलाई नहीं किया जा सकता है, उस डेटा पे नहीं चला जा सकता है। 2021 में केंद्र सरकार ने मना कर दिया जातीय जनगणना कराने से। तो इस बार नीतीश कुमार जो हमारी राज्य सरकार है, बिहार सरकार, उसने एक कास्ट सर्वे खुद से स्टार्ट करवा दिया है, कास्ट सेंसस स्टार्ट कर दिया गया है खुद से, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में कुछ मामले भी चले थे। लेकिन अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये दलील दिया है कि मतलब जो भी स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसको हम लोगों को टारगेटेड एरियाज़ में अगर पहुंचाना है तो हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने प्रतिशत और कितने संख्या में लोग कहाँ कहाँ हैं। ये दलीलें दी जा रही हैं। चलिए, कास्ट सेंसस पे एक अलग से मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, तो वो हमारे चैनल पे होगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश में स्थित शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई? 50वीं। रिसेंटली इंडिया कंप्लीटेड 50th एनिवर्सरी और ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? तो ये रूस के साथ। रूस हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त रहा है, आपको मालूम है। अभी डिस्टर्बेंसेस भी चल रही हैं रूस और यूक्रेन को लेकर। उसके लिए भी मेंस के लिए आंसर राइटिंग नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। फिर अगला देखते हैं, ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है, ये किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया है आरपीएफ द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा आहत, ऑपरेशन आहत, अमानत, नारकोस, टोटल 6-7 ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि रेलवे आरपीएफ द्वारा पिछले साल शुरू किए गए हैं। अब अगला देख लेते हैं, किगाली संशोधन संबंधित है किस चीज़ से? तो हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, एफसीसी, बायोसेफ्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? कितने लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो 1.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो बिहार की है वो शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला देख लेते हैं, रीगा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? किस देश का रीगा है कैपिटल? तो लताविया का ये कैपिटल सिटी है रीगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट? तो ये जो है, इनमें से जितने दिए हुए हैं सारे कोल्ड करेंट्स ही हैं, ये सारे कोल्ड करेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ बनेगा? रानीगंज में। रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा, सेकंड जू ऑफ बिहार रानीगंज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1232 किलोमीटर द जर्नी लॉन्ग होम पुस्तक का लेखक कौन थे? तो ये किसके ऊपर बनी है? विनोद कपड़ी ने लिखी है ये 1232 किलोमीटर द जर्नी लॉन्ग होम। जो व्यक्ति लॉकडाउन के समय में 1232 किलोमीटर की गाजियाबाद से सहरसा तक की दूरी तय किए थे, कुछ लोग साइकिल पे, उन लोगों के लिए लिखा गया था ये विनोद कपड़ी के द्वारा। और एक और वंडर गर्ल ज्योति थी, जिनको नशा मुक्ति कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया बिहार में, उनके ऊपर भी किताब लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल अनुमित बजट क्या है? व्हाट इज द टोटल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,18,000 करोड़। अभी फिर से बजट अभी आने वाली है, तो अगले एग्जामिनेशन के लिए आपको शायद वो याद करना पड़ जाए। लेकिन अगर 2021-22 की बजट की बात की जाती है तो फिर आपको पुराना बजट जो है वही से अभी फ़िलहाल काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहर क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में शामिल हुआ है? कौन सा शहर हुआ है? श्रीनगर। श्रीनगर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी
नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ बाय द यूनेस्को, श्रीनगर को इंक्लूड किया गया है। अगला देख लेते हैं लॉजिस्टिक ईज डिफरेंट स्टेट्स ईज इंडेक्स 2021 में। ये इसको किसने पब्लिश किया है? तो गृह मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और किस चीज़ को इसने लागू किया है? तो लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स 2021, लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संस्थान ने मिशन 2070 एक ग्रीन न्यू डील फॉर नेट ज़ीरो इंडिया, ये किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसको ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो उसके डिफरेंट WWF हो गया, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। भारत का ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो बिहार के 51.91, ये 51.91% लोग नीति आयोग की जो इंडेक्स आई है इस बार उससे उसके अनुसार 51.91% लोग मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी में आते हैं। पहले पोवर्टी तो सिर्फ आपको आप ये देख लें कि 33 रुपये पर डे इन रूरल अर्बन एरियाज़ और 28 रुपये पर डे इन रूरल एरिया, इस पे नापी जाती थी। पर जो मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आई है, नीति आयोग ने जो नई सूची जारी की है, मल्टी डिमेंशनल बहुआयामी, तो बहुआयामी मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो जारी की है उसमें सारे चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे सोशल स्ट्रक्चर क्या है, पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये इंडेक्स क्रिएट की जाती है। ये इंडेक्स सिर्फ पैसों और अर्निंग के ऊपर नहीं की जाती है। तो जब ये किया गया तो इसमें पता लगा कि 51.91% लोग जो हैं वो बहुआयामी सूचकांक के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ISFR, ये क्या है? ये फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाई है। अब ये ISFR रिपोर्ट कितने सालों पे आता है? तो हर 2 सालों पे आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दिखाई है? तो आंध्र प्रदेश ने दिखाई है, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश ने दिखाई है। बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? तो वो है कैमूर में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है? शेखपुरा में है। बिहार के शेखपुरा में सबसे कम है, बिहार के कैमूर में सबसे ज़्यादा है। अगला देख लेते हैं, किस 5 वर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बना 8वें 5 वर्षीय योजना के समय पे, 1995 में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना 8वें 5th ईयर प्लान के समय पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित संस्थानों में उनकी स्थापना के संबंध में कौन सा सही मिलन का चयन करें? RBI 1934, RRB 1976, NABARD 1983, LIC 1956। तो ये बिल्कुल सही है, LIC 1956 में है, NABARD 1982 है, ठीक है, NABARD 82 है, RBI 1935 है और RRB 72 है, ठीक है। ये 72 हो जाएगा RRB, NABARD हो जाएगा 82 और ये हो जाएगा 35। एक साल का यहाँ पे डिफरेंस किया हुआ है। और ये जो है LIC ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। RRB का एक बार हम लोग श्योर हो जाएंगे, ये 75 है या 76 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में विश्व के प्राकृतिक गैस की शीर्ष उत्पादक देश कौन था? हु वॉज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस? तो ये है USA वॉज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन 2020। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लासी की लड़ाई में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ी गई थी? तो ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757। कौन थे मुगल शासक? आलमगीर टू थे उस टाइम पे मुगल शासक। अगला देख लेते हैं,
कराधान में संभावित दरों के और सरकारी राजस्व के परिणामों स्तरों के बीच संबंध की प्रतिनिधि किसके द्वारा दिखाई जाती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पॉसिबल रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड द रिजल्टिंग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो जो गवर्नमेंट रेवेन्यू का जो लेवल है और पॉसिबल रेट जो है टैक्सेशन का, उसके बीच में कौन सा कर्व जो है वो दिखाती है? तो यह है लैफर कर्व। लैफर कर्व रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप जो कि पॉसिबल रेट ऑफ टैक्सेशन के रेट और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसके बीच में जो दिखाती है वो है लैफर कर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज। किसी देश का आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा रियल वास्तविक इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, एनी कंट्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू सर्टेन रिट्स ऑन सर्टेन मैटर्स, ये दिया गया है आर्टिकल 226 में। इसका उल्लेख किया गया है कि हाई कोर्ट को पावर दिया गया है रिट ज्यूरिडिक्शन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसी क्वेश्चन रहे सही नहीं है नॉट ट्रू, उस पर जो छोटे छोटे वर्ड हैं उस पर स्पेशल ध्यान देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया? भारत का संविधान सीएजी एवं स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है। अगला है वह पद छोड़ने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी अन्य पद का ग्रहण कर सकता है। देखिए यही चीज़ है, यही यहाँ पे सही नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं 65 वर्ष और 6 वर्ष की अवधि, ये बिल्कुल सही है। उसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ही इज़ प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि 6 साल की सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की जाती है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है, वो पद छोड़ने के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है, नहीं। वो एक बार पद छोड़ने के बाद ही और शी कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इवन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वो किसी भी को होल्ड नहीं कर सकते हैं। बाद में प्राइवेट ही कैन एनी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्राइवेट में होल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद पे इनको फिर से ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी से कौन सा रिलेटेड है? तो 97th अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 2011 में आया था। आर्टिकल किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 43B के में दिया हुआ है, डीपीएसपी में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कहाँ पे जिक्र है? तो आर्टिकल 43B में जिक्र है, आर्टिकल और डीपीएसपी में जिक्र है। 2011 में इसको लाया गया था। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया गया है। उसके बने हैं जो मिनिस्टर बने हैं वो हैं अमित शाह। इस बार 2 मिनिस्ट्री ऐड की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ की बनी है स्मृति ईरानी जी, जो सवाल इस बार बीपीएससी में पूछा भी गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बने हैं अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 68वां फजल अली आयोग किस चीज़ से संबंधित था? फजल अली कमीशन वॉज रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड था? तो 1953 में इसको कंडक्ट कराया गया था, फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे जो है एसके डार और फजल अली कमीशन, जो एसके लैंग्वेज के बेसिस पे फिर बाद में किया गया था एसके डार कमीशन। ये फजल अली कमीशन था 1953 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल के पद के संबंध में गलत कथन का चयन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? वो राज विधायिका का सूत्र बुला सकता है या उसका सत्रवासन कर सकता है। वह संसद में किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। वह संबंधित राज्य के
महावक्ता के नियुक्ति करता है। ये सारे सही हैं, ये सारे इसमें सही हैं। ऑल इसमें अनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा ये नन ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट जितने भी इसमें दिए हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्किम किस वर्ष में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना? कब बना सिक्किम? 1975 में सिक्किम को इंक्लूड किया गया। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़ों का चयन करें। तो इसमें से कौन सा सही जोड़ है? तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। डीएमके द्राविड़ी मुन्ना केड़ा, ये नेशनल पार्टी नहीं, ये नेशनल पार्टी नहीं है। नेशनल कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी, जी हाँ ये नेशनलिस्ट पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी राज पार्टी नहीं, ये भी राज पार्टी नहीं है। राज पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी होने की जो डेफिनेशन है वो लक्ष्मी का आपको दी हुई है, उस पर भी मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, बट ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो अमेरिकी संविधान से इसको बोरो किया गया है, द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार में एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? गंडक इज अ मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ वेस्ट बिहार, एंटर्स द बॉर्डर ऑफ बिहार एट विच प्लेस? तो ये वाल्मीकि नगर पे एंटर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? विच डिवीजन ऑफ बिहार हैव द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट? तो यह है तिरहुत में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धन विधेयक के संबंध में कौन कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मनी बिल? तो यह है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसे लोकसभा में किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, नहीं, ये सिर्फ मिनिस्टर द्वारा इसको किया जा सकता है। अगला, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसे केवल राष्ट्रपति के सिफारिश में पेश किया जा सकता है। इसे राज्य के द्वारा 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए ही रोका जा सकता है। तो ये जो इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये सारे जो तीनों चीज़ें हैं वो सही हैं। ये सिर्फ जो दिया हुआ है, इसे लोकसभा में किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है, ये गलत होगा। इसे सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा किया जा सकता है, सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वंदे मातरम गीत सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष गाया गया था? सबसे पहले गाया गया था 1896 में। किसने अध्यक्षता की थी? तो रहमतुल्लाह सहनी ने अध्यक्षता की थी 1896 में। और सबसे पहले जो है वंदे मातरम जो गाया गया था वो 1876 में रहमतुल्लाह सहनी के प्रेसिडेंटशिप में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता व अधिग्रहण के समाप्त करने के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आर्टिकल ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप इज मेंशन इन द आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल, अच्छा, तो इस पे हम लोग एक और चीज़ देख लेंगे कि सिटीजनशिप पे कौन कौन सी आर्टिकल्स बात करती हैं। तो आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप पे बात करती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो 5, 8, 11, 12 है। तो 12 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 5 to 11 ही डील करती है, क्योंकि 12 to 35 तो फंडामेंटल राइट्स को डील करती है। तो 5 to 11 के बीच में ही होगा। तो ऑप्शन बचे कौन? 5, 8 और 11। अब इसमें आंसर जो है वो 11 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर वाणिज्य अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये है पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, मैला अंचल नाम का एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? मैला अंचल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन आंसर भी है इसका। मैला अंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया था। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटेन शासक के परिणामों में से एक था। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। पहले भारतीय कृषि का उस तरह का व्यवसायीकरण नहीं था, हालांकि ट्रेड रिलेशंस हमारे सेंट्रल एशिया और मेसोपोटामिया से थे हमेशा से, लेकिन जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन वे में एक उसका किया गया, जो कमर्शियलाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर में, जो
व्यवसायीकरण किया गया वो अंग्रेजों के आने से ही हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? हु कोल रिवोल्ट वॉज लेड बाय फॉलोइंग लीडर, तो कौन है? बुद्धू भगत। कोल रिवोल्ट वॉज लेड बाय बुद्धू भगत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार अकाली के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट यूज्ड एज एन एल्कलाई? तो यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हुए हैं जिनको कंपाउंड में अल्कलाई की यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों को यूज़ किया जाता है अल्कलाई के जैसा। तो चौथा है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, इसको अल्कलाई के रूप में नहीं यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। अगला देख लेते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता में पाया जाता है? विच ऑफ द एसिड इज फाउंड मेजरली इन ग्रेप्स? तो ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं और मैलिक एसिड भी पाया जाता है। मैलिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि इसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में टार्टरिक और मैलिक दिया हुआ होता तो ऑप्शन ही चला जाता। तो टार्टरिक मैलिक पाया जाता है इसमें, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो टार्टरिक ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का घटना है जो गर्म, शुष्क व खाली धूप वाली जलवायु में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शंस हो जाएंगे इसके, चारों ऑप्शंस हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग दैट अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट? फोटोकेमिकल स्मॉग जब जो वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में जो स्मॉग होते हैं, जैसे स्मॉग आपने देखा होगा कि एक स्मॉग होती है जो फॉग के साथ, स्मोक और फॉग मिल के बनती है स्मॉग, लेकिन एक फॉग जो आप सनी वेदर में भी, ड्राई वेदर में भी देखोगे तो वो किस वजह, चारों चीज़ों से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और पेरो एक्साटाइल नाइट्रेट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला देख लेते हैं, विद्युत धारा का उष्म प्रभाव प्रतिरोध धारा व समय पर निर्भर करता है। इस धारा का दोगुना करने पर उष्म कितना होगा? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। व्हाट विल बी द हीट इफ द करंट इज डबल? हीट कितना होगा जब अगर करंट को डबल कर दिया जाएगा? तो हीट जो है चौगुना हो जाएगा, हीट चौगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हे फीवर एक एलर्जिक प्रतिक्रिया है जो निम्न में से किस कारण से होती है? तो ये हे फीवर इज एन एलर्जिक रिएक्शन कॉज ड्यू टू पोलन। पोलन ग्रेन से जो होते हैं, पोलन ग्रेन से ये हे फीवर होती है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के मानव शरीर में रुचितम प्रबंध की भूमिका होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो ये है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। अगला है, कोबाल्ट किस विटामिन से पाया जाता है? कोबाल्ट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12, B12 इज ऑल्सो नोन एज कोबाल्ट। मतलब कोबाल्ट में जो विटामिन पाया जाता है, कोबाल्ट इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन कोबाल्ट में विटामिन B12 भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग? तो लाइजोसोम्स को कहा जाता है, लाइजोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। अगला देख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव किस में होता है? तो ध्वनि के उत्पादन में, फोटोमीटर में, टेलीविजन में, फायर अलार्म बेल में, चारों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मीथेन CH4 में किस प्रकार की अबंध होती है? मीथेन CH4 कंटेन्स विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड? तो ये हो जाएगा सत्य सोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। मीथेन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपकरण और रूपांतरिक ऊर्जा के गलत जोड़े का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत है? तो ये इसमें से सारे आप, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं ये गलत है। बैटरी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी गलत है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनेमो का सही दिया हुआ है यहाँ पे। सितार दिया हुआ है मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही।
ये इनमें से चारों ऑप्शन सही हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन इसमें जो हैं, माइक्रोफोन वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही। इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, इस पर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 92 मार्क करके हम लोग रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 बाद में आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में कितना होता है? 155 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस इज, तो ये हो जाएगा 68.3। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा कैलकुलेशंस कर दिए थे, मैं इंग्लिश में इसको करता हूँ तो कर दिए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सा हो गया है। बाकी लेकिन आगे नहीं है, इसी पेज में है सिर्फ। तो अगला देख लेते हैं। समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श कहा जाता है क्योंकि द स्ट्रेटोस्फेयर इज सेट टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बिकॉज इस परत में तापमान स्थिर रहता है। आयोजन परत परावैज्ञानिक कारणों के प्रभाव में कम करने की मदद करता है। इस परत का दाब स्थिर होता है और बादलों और अन्य मौसम घटनाओं की अनुपस्थिति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा द एब्सेंस ऑफ क्लाउड एंड अदर वेदर फेनोमेनन्स। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। बादलों व अन्य मौसम घटनाओं की अनुपस्थिति के कारण जो है हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर को, समतापमंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श मानते हैं। अगला क्वेश्चन है। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के स्तर से दिखाई देता है? कितना परसेंट दिखाई देता है? तो 57 to 59। नॉर्मली जो है वो 50% दिखाई देता है, नॉर्मली 50% दिखाई देता है, मैक्सिमम 59% दिखाई देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो 57 to 59 एक अच्छा रेंज है। यदि किसी तार में व्यास 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा? इफ़ वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर में क्या अंतर पड़ेगा अगर उसका डायमीटर को ट्रिपल कर दिया जाए, अगर तिगुना कर दिया जाए, डायमीटर को तिगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/स्क्वायर, तो 1/3 डायमीटर को 3 गुना कर दिया गया, उसको 1/स्क्वायर तो 1/9 हो जाएगा। प्रतिरोध 1/9 भाग हो जाता है। यदि किसी तार का व्यास 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो प्रतिरोध 1/9 भाग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में पोषण का तरीका परजीवी पोषण प्रकार से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हैज़ अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इनका पोषण का प्रक्रिया परजीवी पोषण प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स पहले भी क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है? हु हैज़ अ 3 चेम्बर्ड हार्ट? 3 चेम्बर्ड हार्ट किसको है? तो मेंढक को है, फ्रॉग को है। फ्रॉग को 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष के नर भाग को कहते हैं? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं पुंकसर। पुंकसर कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टेमन। स्टेमन। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में पसलियों को कितने जोड़े होते हैं? हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, मतलब रिब्स 24 होते हैं। वैसे तो पेयर में अगर पूछा जा रहा है तो 12 होते हैं। अगला है पेंसिल द्वारा लिखे गए शब्दों को मिटाने के लिए कौन से रबर का प्रयोग होता है? तो इसमें देखिएगा विनिल रबर, प्रोपाइल रबर, इथाइल रबर या मिथाइल रबर। तो इसमें विनिल रबर को यूज़ किया जाता है। अच्छा, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए, अब ये बताइए आप लोग सभी लोग कि पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं उसमें से कौन सी किस चीज़ से लिखी जाती है? तो पेंसिल में जो जिस चीज़ से हम लोग राइटिंग करते हैं वो ग्रेफाइट होती है।
ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है, और वो सॉफ्टेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का ग्रेफाइट, और जो हार्डेस्ट है वो है डायमंड, सॉफ्टेस्ट है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु द्रव्यमान उच्चतम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट एटॉमिक मास? लेड का सबसे ज्यादा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, धुआं उदाहरण है? द स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस में ठोस का मिश्रण, द मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन गैस। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन गैस, गैस में ठोस का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। चार्ल्स वेबर ने मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उन्हीं के नाम पे एसआई यूनिट है वेबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला, रेयॉन रासायनिक रूप से है, रेयॉन रासायनिक रूप से है सेल्यूलोज। रेयॉन क्या है? तो एक सेल्यूलोज है। क्या है? वसा, वसा मतलब फैट होता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि रेयॉन क्या है, तो फैट है, प्रोटीन है, पेक्टिन है या सेल्यूलोज है? तो रेयॉन है सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपने ऊर्जा प्राप्त करता है, सन डिराइव्स इज एनर्जी फ्रॉम, किस चीज़ से प्राप्त करता है? तो हीलियम निर्वाही के विखंडन से, मतलब द फ्यूजन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, या हाइड्रोजन निर्वाहक के विखंडन से, या द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, या द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन नार्भिक का हीलियम नार्भिक से संलयन को, मतलब द फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हर बार बीपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछती हुई है, फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में ये कन्फ्यूजन होता है। तो जो सन जिस चीज़ को एनर्जी अपनी डिराइव कर रही है, वो किस चीज़ से डिराइव कर रही है? तो हाइड्रोजन, द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियाई, द हाइड्रोजन नार्भिक का हीलियम नार्भिक से संलयन से। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से एक है, द डोमेस्टिकल इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली क्या होता है? सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल होता है, या सीरीज रूम में होता है और पैरेलल दूसरे जगह होता है? चार ऑप्शन है, श्रृंखला कनेक्शन, समानांतर कनेक्शन, श्रृंखला एवं समानांतर कनेक्शन, या प्रत्येक कमरे के भीतर श्रृंखला कनेक्शन व अनंत समानांतर कनेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल हम लोग कनेक्शन देते हैं, जो हम लोग का घर में हम लोग जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारे द्वारा पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है। अगला देखते हैं, स्टेनलेस स्टील पेन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाया जाता है? वाई आर स्टेनलेस स्टील कुकिंग पैन्स फैब्रिकेटेड विथ कॉपर बॉटम? कॉपर बॉटम को क्यों लगाया जाता है? तो ऑप्शन डी, तांबा सस्ता है, उसके तांबे की चलकता स्टेनलेस स्टील से अधिक है, तो इसी का हो जाएगा चालकता। चालकता किस चीज़ को कहते हैं? कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ स्टेनलेस स्टील, दैट इज व्हाई वी यूज स्टेनलेस स्टील इन कुकिंग पैन्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? हु हैज वन द मेंस सिंगल्स? मेंस सिंगल्स किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में? तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज बाइंग P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम, पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 हम लोग किससे खरीद रहे हैं? तो यूएसए से हम लोग खरीद रहे हैं P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इस बार हम लोगों ने एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट PS जोरास्टर, वो हम लोगों ने सी चिलीज को गिफ्ट किया है, जोरास्टर सी चिलीज को गिफ्ट किया है, जोरावर नाम का हेलीकॉप्टर लिया है, और ये P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये हम लोग यूएसए से खरीद रहे हैं। अगला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय जीएसआई, फॉसिल बोन सेगमेंट ऑफ सॉरेपॉड डायनासोर्स फ्रॉम, सॉरेपॉड डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं? तो मेघालय से, मेघालय से डायनासोर्स के फॉसिल पाए गए हैं। पिछले साल काफ़ी चर्चा में ये न्यूज़ चर्चे में रही थी कि मेघालय को माना जा रहा था कि दिस कुड बी द ओल्डेस्ट रीजन, जब डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे तो डायनासोर्स के इनहेबिटेशंस के लिए, उनके रहने वहने के लिए जो जगह थी वो लोग यूज़ करते थे मेघालय। तो बताया जा रहा है कि मेघालय कुड बी द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन वेयर द
एग्जिस्टेंस ऑफ डायनासोर यूज टू, मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे वो लोग एग्जिस्ट करते थे मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? तो इसका आंसर है बहुत ही आसान, रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर के नाम पे लॉरेंस सबसे ज़्यादा लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी अंतरिक्ष यान ताइवान एक निम्नलिखित में से किस ग्रह पर उतरा? किस ग्रह पर उतरा? तो मार्स पे गया, मंगल ग्रह पे चीनी का मतलब चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान 1 मार्स पे लैंड किया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले 11 मई है, जिस दिन हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पोखरान में 1998 में 11 मई को हम लोगों ने परीक्षण किया था अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का, पोखरान राजस्थान में। तो उस दिन से हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल अस्का मॉस्क मस्जिद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अल अस्का मॉस्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कहाँ पे है? इजराइल में है। इजराइल में अल अस्का मॉस्क है। अगला, महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? विच महेंद्रगिरी हैज बीन प्रपोज्ड एज न्यू बायोस्फीयर रिजर्व बाय द विच गवर्नमेंट? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने महेंद्रगिरी को एक न्यू बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको किया है। विच ऑफ द व्हाट इज द फॉलोइंग रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? 2021 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था? 140 था। हालांकि 2022 में तब्दीली आई है इस रिपोर्ट में और इंडिया का रैंक चेंज हुआ है, तो उस पर आप लोग एक नज़र फेर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? पीएम स्वनिधि स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, संकल्प के सिद्धि किसके द्वारा सी गई थी? संकल्प से सिद्धि ये किसके द्वारा किया गया था? ट्राइफेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब ब्रिज निम्न में से किसका भाग है? द वर्ल्ड हाईएस्ट चेनाब ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ आनंद श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट? नहीं। बुधगांव उधमपुर कारगिल रेल लिंक? नहीं। सोरमपुर उधमपुर? नहीं। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। वर्ल्ड हाईएस्ट जो चेनाब ब्रिज बनी है उसका हाइट कितना है मैंने आपको बताया था, दैट इज 55 मीटर्स मोर देन दी एफिल टावर। पेरिस के जो एफिल टावर का जो हाइट है वो लगभग मेरे ख्याल से 415 मीटर का है, उससे भी ये 55 मीटर ज़्यादा हाइट पे है, लगभग 470 460 70 मीटर का है ये जो हाइट है इस ब्रिज की, चेनाब की, और इसको बनाया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला, न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में लिया है, कैमे हैं? तो 48वें हैं, 48वें हैं एन वी रमन्ना। 49वें कौन है? यू ललित। उदय उमेश ललित 99 हैं और 50वें कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ हैं 50वें। 49वें थे यू ललित, 48वें हैं एन वी रमन्ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत S2 गठबंधन I2S2 संबंधित किससे है? I2S2 रिलायंस किससे है? तो ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है इंडिया S2? तो ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए किया जा रहा है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए इस बार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 19,044 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं अंडर द नेशनल हाइड्रोजन क्लीन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन क्लीन मिशन का पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो है 19,044 करोड़ का लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको अभी जो करंट अफेयर्स की मैं वीडियो डालता हूँ सारे डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं। रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया की जो न्यूज़ होती है, रोज़ जो आपको न्यूज़ होती है और जो कि किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सारे न्यूज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर अगला है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों के ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित थे? शरद कुमार हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस हाई जंप एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर के थे। कौन थे? शरद कुमार। इन्होंने क्या जीता है? टोक्यो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हाई जंप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो पाइराइट्स, फायर क्ले, चाइना क्ले, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के लिए एक और आपको बता दूं कि पाइराइट्स
इंडिया में 95% ऑफ द पाइराइट्स के जो रिसोर्सेज हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाइराइट जो रिसोर्सेज हैं वो बिहार में ही पाए जाते हैं। लेकिन भागलपुर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार में दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया? ये कहाँ किया गया? बांका में किया गया। बांका में कहाँ किया गया? बांका के मंदार हिल्स में। मंदार हिल्स कहाँ है? जहाँ पे अमृत मंथन किया गया था। इस बार बांका के मंदार हिल्स से ही भारत कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की, और इस बांका हिल्स पे ही बिहार का दूसरा रोपवे शुरू किया गया है। पहला रोपवे कहाँ है? राजगीर में है, विश्व शांति स्तूप जाने के लिए रोपवे है। दूसरा जो रोपवे है वो बांका के मंदार पर्वत पे है, जहाँ पे अमृत मंथन हुआ था, और इसी मंदार पर्वत से इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अगला देख लेते हैं, राजगीर में आयोजित 6थे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? हु इनॉग्रेटेड द 6th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन राजगीर? तो ये किया था वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के वेंकैया नायडू, उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है फॉर प्रमोटिंग ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए स्कॉच गवर्नेंस अवार्ड किस को दिया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को दिया गया है। बिहार जो इनिशिएटिव है, बिहार सरकार की एक जो पहल है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, उसको दिया गया है बिहार सरकार, उसको दिया गया है स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड फॉर प्रमोटिंग ई गवर्नेंस। अगला देख लेते हैं, जल शक्ति मंत्रालय एवं आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सीरीज अलायंस लॉन्च किया है। बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया? द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैव लॉन्च्ड रिवर सिटीज अलायंस। क्या है भाई ये? रिवर सिटी अलायंस। रिवर सिटी अलायंस शुरू किया है। बिहार के कितने जगहों को इंक्लूड किया गया है? कितने शहरों को? तो 4 शहरों को इंक्लूड किया गया है। किस चीज़ में? तो रिवर सिटीज़ अलायंस में। ये इसको किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय व बीई द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार के किस श्रेणी में रखा गया है? बिहार को किस में रखा गया है? तो आकांक्षी, प्रतियोगी, आकांक्षी मतलब हो गया एस्पिरेंट, प्रतियोगी मतलब कंटेंडर, तो इसको रखा गया है एस्पिरेंट में, मतलब आकांक्षी में रखा गया है। तो जो बिहार राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में जो बिहार की श्रेणी है उसे रखा गया है आकांक्षी में, मतलब एस्पिरेंट में। अगला देख लेते हैं, किस देश ने अपने यहाँ के निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेश मुद्रा की समाप्ति की वजह खाद्य पदार्थों की कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड शॉर्टेज आफ्टर प्राइवेट बैंक्स इन द कंट्री रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन फिनेंस इम्पोर्ट? तो श्रीलंका में। अभी देखिए श्रीलंका में फूड शॉर्टेज देखने को मिली है, और फिर पाकिस्तान में अभी फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है। वहाँ पे जो है जो आटा है और बाकी चीज़ें हैं उसके दाम बढ़ गए हैं। फिर अभी पेरू में, पेरू एक देश है, पेरू में पिछले साल इमरजेंसी देखने को मिली थी। ये इमरजेंसी जो पेरू में पिछले साल देखने को मिली थी वो थी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ऑयल स्पिल हो गया था कोस्टल एरियाज़ में। लेकिन अभी जो पेरू में फिर से फूड सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, जो फूड सिक्योरिटी में दिक्कत आ रही है वो ये है कि जो अनियंस के प्राइसेस हैं, प्याज के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं, और प्याज के दाम ऐसे हो गए हैं कि मीट और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनसे भी दुगना तिगुना दाम पे प्याज मिल रहे हैं वहाँ पे पेरू में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो श्रीलंका में ये क्राइसिस तो चल ही रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है, पेरू में भी अभी नई नई रिसेंट आई है। अब ये सारे जो डिस्टर्बेंसेस हैं नेपाल में भी थोड़ी बहुत है, तो ये सारे ब्रिटेन में भी अभी आप देख रहे हो इकोनॉमिक रिसेशन आया है। तो ये सब क्यों हुआ है, इस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या ज़रूरी है कि जो जो डोमिनेंसी है, आप ये समझ लें कि जो आर्मी की डोमिनेंसी है किसी भी कंट्री में, हमारे कंट्री में वैसे डोमिनेंसी आर्मी की नहीं है। हाँ, आर्मी अपनी जगह पे अपना काम कर रही है, लेकिन जब देश भी आर्मी चलाने लगती है, आर्मी अपना काम कर रही है बॉर्डर प्रोटेक्ट करने का, लेकिन जब देश भी आर्मी ही चलाती है और बॉर्डर प्रोटेक्शन भी आर्मी ही करती है, तो एक अनड्यू एडवांटेज, एक अनड्यू फेवर उनको मिल जाता है, एक पावर ऐसी मिल जाती है जो कि
मिसयूज़ होती है फिर। तो जब जो देश में आर्मी ने टेक ओवर किया है, जिस जिस भी देश में आर्मी का एक पकड़ रहा है, आर्मी का बोलबाला रहा है सरकार के ऊपर, वो देश हमेशा से ही एक आप ये समझ लें कि उन देशों में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्योरीफायर यू ब्रेथ लाइफ कहाँ और किसके द्वारा विकसित किया गया? यू ब्रेथ लाइफ किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा किया गया। अगला देख लेते हैं। हाल ही में स्क्रब ट्रैफस हैज़ कॉज्ड मोर 40 लाइफ्स इन, ये कहाँ पे हुआ है? ये एक नया रोग आया है, ये उत्तर प्रदेश में आया है। स्क्रब टाइफस एक बीमारी एक नई आई है। अगला देख लेते हैं। नवंबर 2021 में किस देश में डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट डीएसैट लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें किसी ने टेस्ट नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 ग्रामीण किसके द्वारा प्रकाशित की गई? द 16th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये किसने लॉन्च किया? तो प्रथम फाउंडेशन ने लॉन्च किया। प्रथम फाउंडेशन को क्या मिला है? पिछले साल इंदिरा गांधी पीस, जो प्रथम एनजीओ है उसको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड भी मिला था पिछले साल। और अभी जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER आई है। और ASER का एक और बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के पर्सपेक्टिव में ASER का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि पूरे देश में जहां 39% बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बिहार में 75% बच्चे ट्यूशन जाते हैं। इसका मतलब कि बिहार में पढ़ाई को लेकर जागरूकता जो है वो काफ़ी बढ़ी है पहले के मुकाबले। और अभी जो अगर अभी की साक्षरता दर की बात करें, अभी करंट की जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें बिहार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन स्पेशली। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बिहार को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है? बिहार नहीं, भारत की बात हो रही है। इंडिया हैज़ री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म ऑफ 2021 से 2025 तक के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हम लोगों को फिर से चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी का चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी हैं सेबी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सबसे ज़्यादा किसे दिया गया है बेस्ट समुद्री जिला? तो बालासोर कहाँ पे है? उड़ीसा में। बालासोर कोस्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसको दिया गया है बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड ऑन दी वर्ल्ड फिशरीज डे। और ये आखिरी क्वेश्चन। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये क्यों पूछा जा रहा है आप लोग सभी लोग जानते हैं कूनो की चर्चा यहाँ पे क्यों हुई है। कूनो की चर्चा यहाँ पे इसलिए हुई है क्योंकि 8 जो चीते आए थे नामीबिया से, उसको कूनो में रखा गया है। एक और जाते जाते जानकारी दे दूं कि 12 और चीते आने वाले हैं 20 जनवरी तक। बोला गया है कि 12 और चीते आ जाएंगे 20 जनवरी 2023 तक। और ये 12 चीते और कहाँ रखे जाएंगे इसका तो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं अब ये जो 12 चीते आने वाले हैं। तो जो नामीबिया से 8 चीते आए थे उसको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। टोटल 5 फीमेल और 3 मेल चीताज थे। और अभी जो 12 और चीते आने वाले हैं ये साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं, 20 जनवरी तक ये आ जाएंगे। आगे फिर 140 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आगे जो क्वेश्चन हैं वो मैथमेटिक्स की हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग इकट्ठे एक बार में 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे ऐसे इस तरह से 5-10 क्वेश्चन बनाना और ये सारे सॉल्व, मैं आंसर वैसे तो आपको बता दूंगा लेकिन इसको सॉल्व करके अच्छे से समझा के करना होगा। तो उसके लिए मैं मैथ्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम लोग इकट्ठे एक बार में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग 100-150 एक बार में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि यदि आप 100-150 सवाल जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अगर आप कर लेते हो तो आपका मैथ्स में 8-9 मार्क्स से नीचे को मतलब उससे ज़्यादा ही आएगा। 8-9 मार्क्स तो कम से कम आएगा ही आएगा आपका। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी सेट MCQ सेट्स हमारे तरफ से आपको दिए जाएंगे इसी चैनल पे। तो चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोज़ हमारे तरफ से करंट अफेयर्स के MCQs आपको दिए जाते हैं जो कि रोज़
साथ के साथ अपडेटेड न्यूज़ के होते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग के द्वारा आपको प्रैक्टिस सीरीज़ भी कराई जाती है। मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी हम लोगों ने आपको सारे क्वेश्चन जो मेंस एग्ज़ामिनेशन में आए थे वो भी हमने प्रोवाइड किए थे इसी चैनल पे। तो और वो सारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं इस बार 67वीं मेंस में। तो 68वीं मेंस में भी वो क्वेश्चन 68वीं मेंस में भी हमारे तरफ से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि वो क्वेश्चन जितने भी हैं वो एग्ज़ामिनेशन में आ ही जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मुझसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।